आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को वक्फे से लग रहा है झटका। अब तक दर्जनों लीडरान का इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली मुश्किल अमर, तमाम पार्टियों को इत्तेहाद का करना होगा मुजाहरा। फारूक अब्दुल्ला का बयान। सितंबर के आखिर में वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की हो रही है मीटिंग। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू और कश्मीर में करेंगे रैली। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी लेंगे जायजा। G20 समिट की तैयारियों का वजीर दाखिला ने लिया जायजा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में अहम मीटिंग हुई मुनाकिद। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक तमाम मुकदमात को कर दिया बंद। अब मामले पर नहीं होगी कोई समाअत। गुजरात फसादात से मुताल्लिक भी तमाम केसेस कर दिए गए बंद। अदालत ने कहा काफी गुजर चुका है वक्त। अनिकिता कत्ल केस पर राहुल प्रियंका का बयान। कहा खवातीन के लिए महफूज माहौल बनाने की है सख्त जरूरत। बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहा करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि उनके यहाँ खवातीन की नहीं है कोई इज्जत। शरद पवार का बयान। और मनीष सिसोदिया के घर से खाली हाथ लौटी सीबीआई की टीम को आज सिसोदिया के बैंक लॉकर से भी कुछ नहीं मिला। लौटे फिर से खाली हाथ। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को वक्फे से बड़ा झटका लग रहा है। गुलाम नबी आज़ाद के हामियों की, सपोर्टरों की और उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में खास तौर से हर रोज नया झटका लग रहा है और आज का सबसे बड़ा झटका यह है कि कांग्रेस पार्टी के 64 कांग्रेसी लीडरान आज हाथ छोड़ चुके हैं और वो सब के सब बाज़ाब्ता तौर पर अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाना चाह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जिसमें डिप्टी सीएम से लेकर के कई साबिक वज़रा भी थे, इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। आज 64 कांग्रेस की लीडरान ने बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है और ये जम्मू में ज्यादातर आज वो कांग्रेसी लीडरान हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला किया। साबिक डिप्टी सीएम तारा चंद की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि उन्होंने पार्टी का इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल मजीद वानी की जानिब से ऐलान किया गया है कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। मनोहर लाल शर्मा इनके जानिब से भी इस्तीफा हो चुका है। साथ ही साथ नरेंद्र शर्मा की जानिब से बताया जा रहा है नरेंद्र शर्मा की जानिब से कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। चौधरी गौरव राम भी इस्तीफा दे चुके हैं। विनोद शर्मा, विनोद मिश्रा, जीएम सुरूरी, अमीन भट्ट, हाजी अब्दुल रशीद, गुलजार अहमद, सलमान निजामी, ताज मोहिउद्दीन, चौधरी अकरम और इस तरह से गुलाम हैदर मलिक, ये वो लीडरान के नाम है जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज जो खबर मिली कि आज 64 जो लीडरान जम्मू कश्मीर में खासतौर से जम्मू में इस्तीफा देते नजर आए थे, उनमें केवल कृष्णा जो सीनियर कांग्रेसी लीडर है अखनूर से, इनका इस्तीफा आया है। देवेंद्र सिंह सीनियर कांग्रेसी लीडर है बरनोटी से, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिजेश्वर सिंह, कुलभूषण कुमार, स्वरण सिंह, शमशेर सिंह, भूदी सिंह, रामेश चंद्र, श्याम सुपौली, अनिल शर्मा, अब्बास और देवराज भगत, सुनील शर्मा, बंसी लाल, विजय भूषण, रमन, रजनी शर्मा, इस तरह से ये लिस्ट है वो 64 की जो बाज़ाब्ता तौर पर आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं और इन सबों ने ऐलान किया है कि ये गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी जो अभी ज़बानी चल रही है उस पार्टी में शामिल होंगे। इस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का करीब जो टॉप लीडरशिप से लेकर के बॉटम तक की जो सूरत हाल है उसमें बहुत ही बड़ा खला देखने को मिल रहा है, चूंकि एक बड़ी तादाद है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को खास तौर से झटका लग रहा है? गुलाम नबी आज़ाद का काफिला किस तरह से बड़ा होता चला जा रहा है? इन तमाम जमीनी सूरत हाल के लिए और ताज़ा अपडेट के लिए रुख करेंगे हम अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर की तरफ। इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये जम्मू कश्मीर से कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर हम समझे? जिस तरह की तादाद हम देख रहे हैं रोजाना, बड़ी तादाद में कांग्रेस के लीडरान गुलाम नबी आज़ाद का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे रहे हैं। चंद ही नाम ऐसे बचे हुए हैं जो कांग्रेस में हैं, बाकी सब तो साफ ही हैं। क्या कहते हैं, जमीनी हकीकत क्या है कांग्रेस पार्टी को लेकर के और गुलाम नबी आज़ाद के स्ट्रेंथ को लेकर के? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस को वर्टिकल डिवीजन हुआ है, यानी ऊपर से नीचे तक डिवीजन हुआ है।
एक ऐसा होता ना कि एक डिवीजन ये होता है कि 5-6 लोग चले गए जी, चलो बाकी रेस्ट ऑफ द 30-40% कांग्रेस आपके पास रहती है। जब वर्टिकल डिवीजन होता है तो उसमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा अंग कटा, कैसे कटा, कहाँ वो जा रहा है और ब्लीड होता है। वही सूरत हाल यहाँ पर कांग्रेस की है, ब्लीड हो रही है, खून बह रहा है और कांग्रेस की लीडरशिप को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस चीज को रोके कैसे। नो डाउट कि आज एक कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि वहां पर जम्मू में जाकर जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन बल्ला और जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वकार और जो उनके साथ जनरल सेक्रेटरी दिल्ली से है, उन्होंने आज थोड़ी सी रोड शो करने की कोशिश की गई क्योंकि पहला मौका था वकार का जब से वो वापस बने थे। तो उसके बाद उनकी एक मीटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन गुलाम नबी आजाद दिल्ली के अंदर है, अपने घर में है। घर से जो झटके लग रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा लग रहे हैं। और अभी तक जो हमारे पास खबर है, आज तो 60 ने दिया है जो अभी तक इतलात आ रही है, मेरे पास जो खबर आ रही है तकरीबन 150 से ज्यादा लीडर्स ने अपने इस्तीफे पार्टी को सौंप दिए हैं, जिनमें ब्लॉक लेवल से लेकर तहसील लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक की लीडरशिप है जिन्होंने इस्तीफे दे दिए। और आज के इस्तीफों में सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, आज के इस्तीफे में यह है जी फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, आज के इस्तीफे में यह है कि फॉर्मर एमएलएज हैं, आज के इस्तीफे में यह बात है कि पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर काम करने वाले जमीनी लोग गुलाम नबी आजाद की लीडरशिप को मान रहे हैं और उनने डायरेक्टली इस्तीफा देकर दिल्ली भेजकर इस्तीफा ये साफ कर दिया कि उनकी लीडरशिप जो है वो गुलाम नबी आजाद है और वो आजाद के साथ रहकर काम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस इस बात को माने न माने, कांग्रेस की स्ट्रेटजी यहाँ जम्मू कश्मीर के आते आते कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। ये तो नंबर 1 बात आ गई है। दूसरी बड़ी बात जो हमें सोर्सेज से पता लगी है, 4 तारीख से 12 तारीख तक आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये कंटिन्यूसली फंक्शंस होंगी। और हमारे पास जो खबर आ रही है, बहुत ही टॉप मोस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स के अंदर भी एक बड़ा नाम रखते हैं, 3 लोग वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे जम्मू के अंदर जब गुलाम नबी आजाद 5-6 तारीख को वहां पर रहेंगे। और फिर उन्हें श्रीनगर आना है, श्रीनगर के अंदर भी रहेंगे। कुछ लोग पुंछ उधर डोडा किश्तवाड़ के अंदर ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग जम्मू के अंदर ज्वाइन करेंगे और एक अच्छी खासी तादाद श्रीनगर आते आते उनके साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे। ये सारा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है और जो गुलाम नबी आजाद के काफी क्लोज लोग हैं जो डे 1 से गुलाम नबी आजाद के साथ थे, वो बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं जो आजाद के लिए जम्मू के अंदर होगा और एक जलसा जो है वो डोडा बद्रवाह के अंदर होगा और एक जलसा जो होगा वो श्रीनगर के अंदर होगा। उसके बाद ही आप देखेंगे कि शक्ल जो होगी, जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम नेशनल हुकअप पर जा रहे हैं लेकिन एक यूनिट हम खड़ा कर रहे हैं, वो यूनिट नहीं एक बड़ी पार्टी होगी और उसका असर फिर रेस्ट ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलेगा। मेरे सोर्सेज जो विद इन द कांग्रेस है, हाईली प्लेस सोर्सेज हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर आज के दिन में भी जब उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है, ऑल इज नॉट वेल, बहुत सारे लीडर्स अंदर खाने नाराज हैं और दिसंबर आते आते बड़ी तब्दीलियां जो है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेंगी। ऐसे में जो ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस पार्टी है उसकी अगर अब बकिया लीडरशिप को देखें तो 2 चंद नाम ही रह जाते हैं, तो क्या जमीन पर अपने वजूद को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होगा या फिर आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात है उसकी लड़ाई की तैयारी करना कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया? रहमत, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त कांग्रेस के नए सदर वकार रसूल वानी के लिए है, जो एक जमाने में राइट हैंड हुआ करते थे गुलाम नबी आजाद के और गुलाम नबी आजाद के सबसे ज्यादा नारे अगर किसी ने दिए वो उसी ने दिए है। और जो पैनल गुलाम नबी आजाद की तरफ से दिया गया 5-6 लोगों का, उसमें आखिरी नाम जो था वो वकार का ही था। लेकिन उसके लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस डूबती नैया को वो किस तरीके से कम स्टेबल रख पाए, किनारे लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे वो दूसरी बात है, क्योंकि जितने सुराग हो रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ इसके अंदर पानी आ रहा है, ये कब डूबेगी ये बड़ी तगदो है इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला के लिए भी, ये बड़ी कोशिश होगी वकार के लिए भी, क्योंकि आज उन्होंने अपना शो दिखाने की कोशिश की है। अब ये शो ग्राउंड पर कितना एग्जिस्ट करता है, अब वो कौन से चेहरे और होंगे जो वकार के साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वकार के लेफ्ट राइट अभी वो बड़े चेहरे दिखे नहीं जिन्हें
शायद कांग्रेस देखना चाहती हो। जैसे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आजाद के खीमे में है, फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन आजाद के खीमे में, 8 से 9 मिनिस्टर आजाद के खीमे में, 8 से 9 एमएलए आजाद के खीमे में। पार्टी का 20 to 30% स्ट्रक्चर अभी तक इस्तीफा दे चुका है। रेस्ट जो बचा है शायद वो लोग होंगे जिनकी एग्जिस्टेंस उतनी अभी नहीं है और किसी जगह पर, और वो लगातार हमारे पास जो खबर है वो भी कहीं ना कहीं एक या दूसरे बहाने से तलाश रहे हैं बहाना बाहर आने का, लेकिन वो इस तरीके से निकलेंगे कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, उस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। जरूर कांग्रेस के अंदर जीए मीर रह सकते हैं, वो नहीं जाएंगे, पार्टी के पुराने लॉयलिस्ट है। पार्टी के अंदर और भी कुछ लोग हैं जो रुकेंगे वहां पर, लेकिन वो कितना पार्टी को दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे, नए चेहरों को इन्फ्यूज कर पाएंगे, एक बड़ा काम होगा इस बच्ची खुची कांग्रेस के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी है। एक सवाल ये भी है, माना यह जा रहा है जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है अभी तो सिर्फ ज़्यादातर कांग्रेस के लीडरान ही इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को जब गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे उसके बाद दूसरी पार्टियां जो हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों से बाज़ाब्ता तौर पर वो सिलसिला शुरू होगा इस्तीफा देने का और कांग्रेस और इसके आज़ाद के खेमे में आने का। क्या ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो इस्तीफे का सिलसिला है दूसरी पार्टियों से भी तेजी के साथ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आपकी बात सही है और एनालिसिस भी इसी तरीके से किया जा रहा है। कुछ लीडरों के बारे में तो अफवाह आज से ही है कि 5 तारीख को कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ 11 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इसलिए नाम इस वक्त नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमें अभी पार्टी सोर्स तो जरूर कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से हमने पूछा कि क्या आप जा रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली ना भी नहीं की है और ना ही डायरेक्टली उन्होंने हाँ की है। उन्होंने कहा कि देखिए हालात है और कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो सकता है का लफ्ज और जुमला उनकी मुंह से निकला है वो जरूर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगेगा, झटका पीपल्स कॉन्फ्रेंस को लग सकता है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी झटका लग सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। एक सवाल और ये जो खासतौर से जब गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफा दे रहे थे उसके बाद हमने देखा था फारूक अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में थे और दुख का इजहार कर रहे थे और उस वक्त भी बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ये बयान दिया था कि हम गुलाम नबी आज़ाद अगर हमारे साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करेंगे तो दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है। आज भी एक बयान आया है, उन्होंने आर्टिकल 370 से जोड़ करके ही सही लेकिन कहा है कि आर्टिकल 370 की वापस फिर से बहाली के लिए आसान रास्ता नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियों को मिल करके अगर मुत्तहिद होकर काम करते हैं तो फिर मुमकिन है कि इसके लिए रास्ता आसान हो जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से फिर एक बार कहीं ना कहीं इत्तेहाद करने की तरफ इशारा है और वो बता रहे हैं कि मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। क्या ये माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आज़ाद खेमे का आने वाले असेंबली से पहले इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, अगर गुलाम नबी आज़ाद ने बड़े पैमाने पर पार्टी को फ्लोट करना है और देखना होगा कि क्या कुछ करना, और जम्मू कश्मीर को लेकर उनका एक अपना व्यू पॉइंट है, अपना एक विजन है जो वो बार बार अपर हाउस या लोअर हाउस में बता चुके हैं, तो उसमें इत्तेहाद भी हो सकता है। मैं अभी नहीं कह सकता होगा, लेकिन रेस्ट पार्टी उनका क्या डिसीजन लेगी दैट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग कमेटी ऑफ द पार्टी, और जो स्टेट के वहाँ हेड होंगे वो क्या कुछ फैसला करेंगे। लेकिन जो अंदाजे बयान है 370-35 को लेकर गुलाम नबी आज़ाद का, जीएम सुरूरी का, दीगर लोगों को, वैसा ही अंदाजे बयान फारूक अब्दुल्ला का भी है। तो यहाँ पर वो मैच्योरिटी दिखेगी और शायद वो जा सकते हैं जब अलायंस होगा, मगर अभी जल्दी में कोई अलायंस होगा ये मुझे दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीलात फराहम करने के लिए और ग्राउंड जीरो की सच्चाई बताने के लिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के आज़ाद होने के बाद से सियासी सूरत हाल किस तरह से बदल रही है। इस्तीफे का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर जारी है। आज बाज़ाब्ता तौर पर जो लिस्ट आई है 64 लीडरान की लिस्ट आई है और इस 64 लीडरान सब के सब कांग्रेस से हैं और इन तमाम कांग्रेस के लीडरान ने अब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और गुलाम नबी आज़ाद को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। 4 तारीख को गुलाम नबी आज़ाद 11 बजे बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रैली से खिताब करके भी वैसे अपने अगले कदम के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। नई पार्टी का ऐलान होगा, नए नाम भी होंगे, सिंबल भी आएगा और पता चलेगा कि कौन रियासती सदर है और कौन नेशनल लेवल पर पार्टी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसके लिए 4 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर से जम्मू कश्मीर में है कि वहां उन्हें अपने वजूद का सवाल है। कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अंदर जो सूरत हाल है वो अजीब किस्म की है, क्योंकि हर दूसरा शख्स तेजी से पार्टी छोड़ करके निकलने के फिराक में है। जो तादाद हमने पहले बताई और अब तक की तफसीलात जो सामने आई हैं 100 के आसपास इन 3 से 4 दिनों के अंदर में कांग्रेस के लीडरान पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त रियासती सदर बनने के बाद
वकार रसूलवानी पहली बार जम्मू पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हाव भाव और चहल पहल देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में और खासतौर से जम्मू के अंदर कांग्रेस इस वक्त अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। गाड़ी में 3-4 बड़े चेहरे हैं। आप रजनीश बल्ला को देख सकते हैं, वकार रसूलवानी हैं, रमन बल्ला को देखते हैं, रजनी पाटिल हैं। ये वो ऐसे नाम हैं जो अब बचे हुए नाम हैं। बकिए जो बड़े बड़े नाम थे, जो अब तक के गुलाम नबी आज़ाद हो, जीएम सुरूरी हो, या फिर इसके अलावा अगर बात करें जो कांग्रेस के अब तक के बड़े नाम थे, ताज मोहिउद्दीन हो, हाजी अब्दुल रशीद हो, या अनिल भट्ट हो, या ताराचंद हो, ये सब के सब बाहर हो चुके हैं। मनोहर लाल हो, ये भी बड़े लीडर हैं। ये चंद नाम हैं, जी अमीर, मोहम्मद सईद और साथ ही साथ सुरेंद्र सिंह चन्नी, हमीद कर्रा, ये वो नाम हैं जो बच गए हैं कांग्रेस के अंदर। और ये चंद बचे हुए नाम के सहारे कांग्रेस पार्टी क्या फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगी, मजबूत कर पाएगी, अपनी ज़मीन बना पाएगी? गुलाम नबी आज़ाद का अपना हिस्सा लेने के बाद क्या ये मुमकिन है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी सियासी लीडर के तौर पर, सियासी पार्टी के तौर पर मजबूती के साथ मैदान में होगी, या फिर वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी? ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जम्मू पहुंचे थे वकार रसूलवानी और उनका इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, अपडेट हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर ही चलेंगे और बताएंगे आपको कि कांग्रेस पार्टी का ये काफिला जो नौ मुंतखब सदर है वकार रसूलवानी जो पहुंचे हैं जम्मू में, उनका किस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है, कितने लीडरान हैं और कितने कारकुनान हैं। तादाद बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए माना यह जा रहा है कि जम्मू में खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जो बेस था वो बेस पूरी तरह से धाराशायी हो गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है। और वहाँ अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज रियासती सदर बनने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे वकार रसूलवानी, उनके साथ रमन भल्ला थे, रजनी पाटिल भी थी, और भी 2-4 बड़े नाम हैं जो बचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, वो पहुंचे हैं। क्या कुछ इस वक्त जमीनी सूरत हाल है, पार्टी का काफिला या कांग्रेस पार्टी का ये काफिला कहां तक पहुंचा है, क्या आगे का प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है, इन तमाम हवालों से अपडेट के साथ रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अपडेट है, कहां पर है ये काफिला, कांग्रेस पार्टी का क्या प्रोग्राम है इस वक्त, ताजा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जुलूस निकाला गया जिसमें आपको बता देना चाहते हैं कि रजनी पाटिल और साथ ही साथ जो यहाँ पे विकार साहब हैं, उनका स्वागत एक तरीके से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। जम्मू में एयरपोर्ट से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और जम्मू में तमाम जितने भी चौक आते हैं वहां से ही काफिला होता हुआ अपने तमाम समर्थकों से मिलकर ये लोग जम्मू में कांग्रेस पार्टी ऑफिस में शहीदी चौक में जो है वहां पे पहुंचने का काम हुआ और वहां पे तमाम लोगों के साथ मेल मिलाप हुआ, उनका स्वागत जो किया गया लोगों की तरफ से, तमाम जो ये कार्यक्रम चला और उसके बाद एक मीटिंग जो कांग्रेस दफ्तर में है वो चल रही है और तमाम बातचीत जो है तमाम मुद्दों को लेके वहां पे कार्यकर्ताओं में चली। क्या शाम तक का कोई प्लानिंग कुछ है ऐसी मीटिंग के हवाले से? चूँकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि अपना बेस बचाना, अपने वजूद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी जम्मू में, खासतौर से वहां आज ही 64 लीडरान ने इस्तीफा दिया है। तो क्या इस हवाले से कोई मीटिंग रखी गई है कांग्रेस पार्टी की जानिब से जम्मू में? जी, जैसे इस्तीफों का दौर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस्तीफे देते ही जा रहे हैं और इसी के बाद कहीं ना कहीं हलचल जो है जम्मू कश्मीर में तेज हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो यही से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बातचीत जो है वो इसी मुद्दे पे होने वाली है। तमाम स्ट्रेटेजीज जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में क्या होंगी, ये बातें भी हो सकता है कि डिस्कस हो, अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद तमाम बातचीत जो है वो मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका, तफसीलात फराम करने के लिए, ग्राउंड जीरो की हकीकत बताने के लिए। लेकिन सियासी बयानबाजियाँ भी अपनी तरफ चल ही रही है और आज बीजेपी की जानिब से, बीजेपी के रियासती सदर जो जम्मू कश्मीर के हैं रविंद्र रैना, उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी के अंदर खून के आंसू रुलाया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं वो बाज आ जाए, वरना फिर हमें भी टारगेट करना आता है। दोनों रिएक्शन आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी खानदान के सिवाय किसी की इज्जत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को खून के आंसू रुलाया है कांग्रेस के इस नेहरू गांधी खानदान ने, और पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस और ये सब समाप्त हो गए हैं। ये अपनी करनी से समाप्त हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए, कांग्रेस हो या उनका यहाँ जनाधार सारा समाप्त हो चुका है। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कोशिश की, लेकिन वो पार्टी यहाँ खड़ी नहीं हो पाई। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, जिला परिषद के चुनाव हो, यहाँ ब्लॉक समितियों के अध्यक्षों के चुनाव हो, पंचों सरपंचों के चुनाव हो या शहरी निकाय के चुनाव हो, ज़बरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में इन चुनावों में हुई है। जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। जिन लोगों को पावर में रहने का ज़्यादा ये था, तो इतने साल से आप नेता हो देश के, तो अपना स्टेट भी आप संभाल के नहीं रखे हो। और आपकी जो असलियत है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, वो भी उसका भी यूज़ कैसा किया गया केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, अमित शाह और मोदी ने, ये देश की जनता को पता है। वैसे ही आज जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव आते तो इनका यूज़ वहाँ पे किया जाएगा और वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो साइड ट्रैक किया जाएगा। तो वो उनको समझना चाहिए, बड़े नेता है उनके बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमारे नेता पे ज़्यादा वार करेंगे तो हमारे जैसे सामान्य भी कार्यकर्ता उनके बारे में बोलने के लिए हिचकेगा नहीं। लेकिन हमारे सामने ये इशू नहीं है। मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज राजस्थान में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त मजबूत इक़्तिदार के हाथों में है और मुल्क की ताकत है कि वो कोई भी हो, उसके ऊपर जिस तरह से अगर हमारा कोई दुश्मन है वो हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो हम ना सिर्फ आंख में आंख डालकर बात करते हैं बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। और इसकी कई सारी मिसालें हिंदुस्तान की तारीख़ में और हालिया सरकार के अदवार में देखने को मिली। भारत का इतिहास रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, मेरे बहनों भाइयों, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारतवासियों का चरित्र है। लेकिन भारत की ओर आंख उठाकर बुरी नजरों से देखने की किसी ने कोशिश की तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भारत की ताकत पर विश्वास रखिएगा। आपने देखा पाकिस्तान से 2 आतंकवादी आकर, तब मैं भारत का गृह मंत्री था, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का कातिलाना हमला कर दिया। उड़ी और पुलवामा की घटना से आप सभी परिचित हैं। बहनों भाइयों, उस घटना की मैं चर्चा करता हूं, याद आता है वह दिन क्या मेरे ऊपर गुजरी थी, जिस समय की शहीद हुए अपने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के 100 को लेकर मैं कंधे पर चल रहा था आकाश में। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने, कैसा बहादुर प्रधानमंत्री, 56 इंच के कलेजे का प्रधानमंत्री, उन्होंने हम 2-3 लोगों को, 2-3 मंत्रियों को बुलाकर चटपट 5 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के सेना के जवान भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। यह है भारत की ताकत। भारत दुनिया के सभी देशों को अपना परिवार मानता है। भारत दुनिया का अकेला देश है। इस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, भारत की धरती से गया। इसीलिए हम लोगों ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया, न 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी चिंता किया। और मैं कहना चाहता हूं,
इस समय की सरकार के बारे में यकीन रखना मेरे बहनों भाइयों, यकीन रखना, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान हम किसी भी सूरत पे झुकने नहीं देंगे। ऐसी सरकार है मोदी। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 अहम फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसले के मुताबिक बाबरी मस्जिद शहादत केस और गुजरात फसाद, इन दोनों केसेस से मुतालिक तमाम मुकदमात को बंद करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बाज़ाब्ता तौर पर 2 मुकदमात और तारीख़ी मुकदमात को, तारीख़ी इश्यूज़ को, उस सिलसिले में जितने भी मुकदमात थे उन तमाम को बंद करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से मुतालिक तमाम मुकदमात को आज बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इंहदाम से मुतालिक तमाम तौहीन अदालत के दरखास्तों को बंद करने का फैसला किया है। ये दरखास्तें 1992 में बाबरी मस्जिद के इंहदाम को रोकने में नाकामी पर उत्तर प्रदेश हुकूमत और उसके कुछ एहलकारों के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वक्त गुजरने और 2019 में राम मंदिर के मामले पर आने वाले फैसले को देखते हुए इन दरखास्तों को बंद किया जा रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल की क़यादत वाली डिवीजन बेंच ने इन तमाम मुकदमात को बंद करने का फैसला किया है। वहीं अगर बात करें गुजरात फसाद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 में के फसादात से मुतालिक तमाम कार्रवाइयों को बंद करने का फैसला किया है। अदालत उज़्मा का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ मुकदमात बेनतीजा होते गए हैं। 9 में से 8 मुकदमात की समाअत खत्म हो चुकी है और गुजरात के नरवाडा गांव से मुतालिक मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में हतमी बहस जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की बेंच ने कहा कि इतने वक्त के बाद इन मामलात की समाअत का कोई फायदा नहीं है। गुजरात फसादात से मुतालिक कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालत ने कहा कि गुजरात फसादात से मुतालिक 9 में से 8 मुकदमात में निचली अदालतों ने अपना फैसला सुना दिया है। नरवाडा गांव से मुतालिक केस की समाअत अभी जारी है। ऐसी सूरत हाल में इससे मुतालिक किसी भी मामले को अलग से सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए तमाम मुकदमात बंद कर दिए गए हैं। नए चीफ जस्टिस का 2 नया और बड़ा इंतहाई अहम फैसला। इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।